वंस अगेन यू आर वेलकम। कंटिन्यूअस रखेंगे अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हमने बेटा लाइव क्लास में बात की थी कि कैसे इस पीरियड के अंदर 1971 एंड ऑनवर्ड्स देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मौलिक अधिकारों को लेकर विवाद, कॉन्फ्लिक्ट की व्यवस्था बनी हुई थी। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक तरफ बात कर रहा था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा था, बिकॉज ये उनके पास में संविधान के आर्टिकल 32 में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की। ऑन दी अदर साइड देश की सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और इफेक्टिव करने की बात कर रहे थे। और इसी को लेके हमने केशवानंद भारती के केस के बारे में बात की, ठीक है ना। कैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है आपका, पहले जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार इन आर्टिकल 31, और इस राइट टू प्रॉपर्टी को लेके देश की सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या विवाद चलता रहा। एंड फाइनली ये इसको एब्रिजमेंट करना पड़ा। इसको राइट टू प्रॉपर्टी है वो मौलिक अधिकारों से निकालकर इसको कानूनी अधिकार रख दिया, बिकॉज ये ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया कि देश के अंदर यूनिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो संपत्ति का जो एक इंसान के पास इकट्ठा होना, और बहुत देयर आर द पीपल इन इंडिया जिनके पास में दोस हु आर लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है, एक तरफ बहुत जमीन थे, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आने थे, देश के अंदर कुछ विकास के कार्य करने थे। और इसको लेके काफी सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद चलता रहा। और फाइनली सरकार को हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निर्धारित किया गया, बुनियादी ढांचे की बात की गई, जिसके अंदर कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, अमेंडमेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये बात तो हुई, हमने पिछले चैप्टर के बारे में बात की। नाउ कम्स टू टुडेज टॉपिक, ये आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। क्यों देश के अंदर, हाउ द सिचुएशन हैज अराइज फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, देश के अंदर क्यों हमको उद्घोषणा करनी पड़ी आपातकाल की। एंड अल्टीमेटली ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक उद्घोषणा कर दी, इसके क्या परिणाम हुए, क्या एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर किस तरह से कह सकते हो अव्यवस्थित हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर अपने आप में ये टॉपिक काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 जून 1975 की। 12 जून 1975 अपने आप में एक कह सकते हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया, एंड दैट वाज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये जो निर्णय है, ये पेटिशन एक सोशलिस्ट लीडर राजनारायण, जिन्होंने 1971 के लोकसभा के चुनाव में ही कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो इंदिरा गांधी है उनके विरुद्ध में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और उनकी तरफ से पेटिशन वाज फाइल्ड इन दी हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई, एक रिक्वेस्ट की गई, क्या कि ये जो चुनाव 1971 का जो इंदिरा गांधी का लोकसभा का चुनाव जीतना, ये अपने आप में एक बेईमानी है, एक कह सकते हो कि अवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका इसके लिए प्ली अपनी तरफ से जो लॉजिक उन्होंने दिया, मैं बात कर रहा हूँ राजनारायण की, जो सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी तरफ से इसके लिए लॉजिक दिया गया कि दी देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया फॉर द पर्पस ऑफ कैंपेन। चुनाव के अंदर प्रचार के दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है, एंड दैट गोज अगेंस्ट द
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, संविधान के खिलाफ जाता है, इस तरह का वो नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति जस्टिस जगमोहन सिन्हा की तरफ से एक बड़ा निर्णय दिया जाता है और इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड करार दिया जाता है, अवैध करार दिया जाता है। अगर इंदिरा गांधी का चुनाव, उस टाइम मेंबर ऑफ लोकसभा का चुनाव अवैध हो जाना अपने आप में उनके प्रधानमंत्री बने रहने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता था। क्योंकि जब कोई एक कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बनाओ और उनका लोकसभा का चुनाव ही जीतना अवैधानिक हो जाए बेटा, तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं। बट देर आर दी प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी बगैर किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी देश का 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है। और इसी के साथ ही इंदिरा गांधी मैडम भी सुप्रीम कोर्ट में इसी हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। उनका प्ली था, शी फाइल्ड द पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और कहीं ना कहीं पार्शियली जो एक कह सकते हो कि स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो आंशिक रूप से स्थगनादेश के रूप में जाना जाता है कि भाई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पिटीशन की सुनवाई ना हो जाए तब तक प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी, लोकसभा की सदस्य बनी रहेंगी, लेकिन शी कैनॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी। और ये निर्णय आने का एक मतलब जो बात करें, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आना और विपक्षी पार्टियों को एक मजबूत आप कह सकते हो मुद्दा मिल गया, जिसको लेके सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई, ठीक है ना। तो वही बात करने वाले हैं 24 जून को किस तरह से देश के अंदर 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आता है, वो आंशिक पार्शियल स्टे ऑर्डर दे देता है, ठीक है ना, यानी कि उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। अब संकट और सरकार का क्या फैसला रहता है, एक क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है देश में, प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्णय आ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी सभी एक साथ हो चुकी है, आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा। और सबका क्या है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी प्रेस फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का एक रेजिग्नेशन मांगना शुरू कर दिया कि भाई रेजिग्नेशन देना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि मोरल रूप से उनको सर पद के ऊपर बना रहने का अधिकार नहीं है। कानूनी तो थोड़ा बहुत कुछ सुरक्षा कर ही दी गई। Ultimately, the government has taken the decision on June 25th, 1975. कब क्यों डिसीजन लेती है उसको हम समझते हैं, क्या निर्णय लेती है। जेपी अनाउंस्ड नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन। जयप्रकाश नारायण जो एक आंदोलन को लीड कर रहे थे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, वो एक सत्याग्रह का एक आंदोलन चला देते हैं। ये राष्ट्रीय व्यापक एक आंदोलन होता है जिसमें राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय पार्टियां शामिल होती है, ठीक है ना। और हद तो तब हो जाती है जब जयप्रकाश नारायण एक आह्वान करते हैं, चाहे आर्मी की बात करें या पुलिस की बात करें, सरकारी कर्मचारियों को एक आह्वान करते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयज है दे शुड नॉट ओबे द इलीगल एंड द इमोरल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। सरकार के अवैधानिक कानूनी जो नहीं है और इमोरल आदेश का पालन नहीं करें, तो सरकार को लगा ये तो भाई पूरा अव्यवस्था फैल जाएगी। सरकार के खिलाफ सरकार के जो कर्मचारी हैं, सेना है, उसको आह्वान किया जा रहा है। तो अब सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय, मैं बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, सिवाय के देश के अंदर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करना, इमरजेंसी आपातकाल लगा देना। आपातकाल क्या है उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं और अभी भी बात करेंगे। तो रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू डिक्लेयर दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब ये जो विशाल प्रदर्शन हो रहा था 25 जून को, ठीक है ना, जेपी अनाउंस सत्याग्रह वगैरह वगैरह,
तो इसको लेके फिर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑन 25 जून 1975 देश के अंदर एक इमरजेंसी, जो एक आंतरिक और बाह्य आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ये अधिकार देता है कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्रेशन या डिस्टरबेंस में वो संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वही उन्होंने किया, एंड देयरफॉर इट इन्वोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वंस द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जैसे देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो बहुत सारे आपके जो अधिकार है वो सस्पेंशन में चले जाते हैं, यानी कि वो स्थगन हो जाते हैं। अधिकारों का, आप मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेयर एज दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट और एक फेडरल स्ट्रक्चर जो आपका संघीय ढांचा है वो पूरा खत्म हो जाता है। सारी की सारी पावर का कंसंट्रेशन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। तो ये है इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर रिमेन सस्पेंडेड। अब राज्य, हम बात करते हैं ना स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, वो सब कुछ नहीं होता, सब सेंट्रल लिस्ट में आ जाता है। सारी की सारी पावर जो राज्य सरकारों के पास है वो भी केंद्र सरकार के पास में आ जाती है। गवर्नमेंट गेट्स द पावर टू curtail or restrict all or any of the fundamental rights। अब सरकार के पास में ये शक्ति आ जाती है, वो चाहे तो आपके सभी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, या किसी एक अधिकार को खत्म कर सकती है। यहां तक कि आपका राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये इमरजेंसी अपने आप में काफी खतरनाक। स्पेशल पावर्स आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट। इमरजेंसी में बहुत सारी स्पेशल विशेष शक्तियां सरकार के पास में कंसंट्रेट हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा गया, जो सरकार ने सरकार को बचाने के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस का एक सहारा लिया गया देश के अंदर। और किस तरह की परिस्थितियां बनी है आगे भी बात करेंगे, बट इमरजेंसी लगाया जाता है कभी देश की सुरक्षा से रिलेटेड। आप देश के अंदर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो या आंतरिक काफी गदर हो चुका हो, सरकार इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर का फेलियर समझ के लगा सकती है, बट ऐसा नहीं था। देश में सरकार को बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको कहीं ना कहीं अपना खतरा माना सरकार ने, और उसके बाद के जो परिस्थितियां बनी उनको लेकर देश में आपातकाल लगाया गया। और क्या क्या आपातकाल के अंदर शक्ति किस तरह से एक जगह एकत्रित हो जाती है केंद्र सरकार के बीच में, उसके बारे में हमने बातें की। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, उसके परिणाम क्या हुए। देखो बेटा, जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो योर राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है ना, धरना प्रदर्शन और ये सब अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई सरकार के विरुद्ध कोई एकदम टोटली बैन, किसी तरह का प्रोटेस्ट स्ट्राइक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लीडर्स, मेनी अपोजिशन लीडर, राजनीतिक दल के जो विपक्षी पार्टी के लीडर्स है उनको पकड़ा गया और अंधाधुंध पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाला गया। ये होती है इमरजेंसी। और साथ ही गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो एक प्रेस की राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज है, फ्रीडम की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार अपना जो लिख सकते थे, वो सरकार ने उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। यानी कि अब सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता अखबार में। अखबार की कॉपी पहले सरकार के पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास। इफ देर इज एनी कंटेंट इन दैट जिसके ऊपर सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन हो सकता है, दैट हैज टू बी, ठीक है ना, उसको खत्म करना होगा, देन द न्यूज़पेपर कैन बी पब्लिश्ड, ठीक है ना, मीडिया लोगों के पास अखबार पहुंचेगा। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इसका प्रतिशोध विरोध किया, और विरोध करने के अलग अलग तरीके थे। कुछ मैगजीन्स, लीफलेट्स जो वीकली आती थी, उन्होंने विरोध के रूप में एक सेंसरशिप के थ्रू वो जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपना उस पीरियड में बंद ही कर दिए वीकली वगैरह जो पब्लिश करना। साथ ही
जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उन्होंने एक स्पेस ही छोड़ दिया न्यूज़पेपर में। वो एक विरोध का अपना करने का एक तरीका था, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे, तो वो खाली स्पेस अपने दिखाता था कि ये सरकार के विरोध का एक शांतिपूर्ण तरीके का हथियार के रूप में देखा गया। बहुत सारे राइटर्स, हम रेणु की बात कर सकते हैं, उन्होंने अपने पद्मश्री पद्म भूषण जो अवार्ड हैं वो सरकार के सेंसरशिप के विरोध में उन्होंने वापस सरकार को कर दिया। आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, ठीक है ना। आप और हेबियस कॉर्पस जो एक अधिकार है कि किसी को भी अगर बंदी बना लिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात जो करते हैं, तो उनके पास एक अधिकार होता है, या तो वो खुद या उनकी तरफ से कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके पिटीशन लगा सकता है फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है ना, उसको रिलीज करने के लिए। क्योंकि किसी को भी यू जस्ट कांट अरेस्ट, ठीक है ना, बगैर कुछ बताए हुए आप अरेस्ट कर लेते हो, तो वो आप किसी को बगैर बताए हुए अरेस्ट कर लेते हो, तो दैट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक वे। तो उसके अगेंस्ट में सरकार के खिलाफ उसके अगेंस्ट जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, कई हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, बट अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल रहा। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि किसी को भी इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के रिस्टोरेशन के लिए जाने का अधिकार नहीं है, यानी कि आपका जीने का अधिकार तक छीना गया। साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक डिटेंशन की बात करी जाती है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, यू हैव नॉट कमिटेड द ऑफेंस, कोई ऐसा ऑफेंस भी नहीं किया है, कोई क्रिमिनल कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बट उसके बावजूद भी आपको बगैर क्राइम किए हुए, बगैर कोई अपराध किए हुए आप अरेस्ट किया जा सकता है। वो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम दिया गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आपको बताया तक नहीं जाएगा, कारण नहीं बताया जाएगा, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि इनके खिलाफ में सुनवाई तक आप नहीं कर सकते प्रजातंत्र के अंदर, ये कोस कैसे न्याय व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफी उंगलियां इस ड्यूरेशन में उठी। सुप्रीम कोर्ट गूंगा और बहरा बन गया कहा जाते हैं उस पीरियड में। सुप्रीम कोर्ट ने जनता की, जो देश के नागरिक हैं, उनका जो कसम खाई हुई है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट हैज ऑलरेडी बीन अब्रीज, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए गए। उस पीरियड में कोई फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं था। तो किस तरह से आपने बात देखा, किस तरह से क्या क्या आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी, और आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार को क्या क्राइसिस की सिचुएशन थी, क्या रेस्पॉन्स था सरकार का, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, इस बारे में हमने बात की। फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे, इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।